प्रिया, प्रिया। वही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, पर इस बार आवाज थोड़ी घबराई हुई सी थी और इस घबराहट और चिंता के कारण वो आवाज कांप रही थी। प्रिया को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही है। वो आदमी मेरा नाम इस तरह कैसे ले सकता है? और फिर भी ये सपना उसे सच लग रहा था। जिस तरह से उसने अपने हाथ से उसके चेहरे को धीरे धीरे उसे उठाने के लिए थपथपाया, उसकी पलकें धीरे धीरे हिली। वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो उन्हें खोल पाती, वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने कुछ धुंधले से शब्द सुने, डॉक्टर विक्रांत, जल्दी से मेरे घर आइए। जब प्रिया दोबारा उठी तो अब वो सड़क के उस अंधेरे रास्ते पर नहीं पड़ी थी, बल्कि एक मुलायम आरामदायक बिस्तर पर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने यह महसूस किया कि छत जानी पहचानी नहीं थी। वो चारों ओर देखने लगी और उसे याद आया कि वो 4th क्रॉसिंग में नूडल्स खाने गई थी। स्कूल वापस आते समय रास्ते में उसका पेट अचानक से दुखने लगा था। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, पर वो बेहोश हो गई थी। तो वो कहाँ थी? यह ख्याल आते ही प्रिया एकदम से उठ गई। खुद को एकदम अनजान जगह पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह किसी बेडरूम की तरह लग रहा था। दीवारों का कलर बेज था। पूरा रूम यूरोपियन अंदाज में सजा हुआ था। फ्लोर से सीलिंग तक ऊंची सफेद शीशे की खिड़कियां थीं। फर्नीचर बेहद शानदार था। पूरा रूम बहुत आलीशान था, साथ ही साथ बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। क्या मैं किसी के घर पर हूँ? घर को देखकर तो लगता है कि मैं किसी बहुत अमीर आदमी के घर पर हूँ। वो अपने आसपास की चीजों को देखती रही। कमरे में 2 दरवाजे थे, एक खुला हुआ था और दूसरा बंद था। खुले हुए दरवाजे से उसे एक चेंजिंग रूम दिखाई दे रहा था, जहाँ पर किसी आदमी के सलीके से सजे हुए कपड़ों की तमाम सारी पंक्तियाँ थीं। तो मैं किसी आदमी के रूम में हूँ? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा खुला। प्रिया का ध्यान स्वाभाविक रूप से आवाज की तरफ गया। कोई अनजान अधेड़ उम्र की औरत धीरे से कमरे में आई। जब उसने प्रिया को बिस्तर पर देखा तो उसके कदम ठहर गए। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो बोली, मिस, आप जाग गई? प्रिया कुछ देर के लिए उस अनजान औरत की ओर देखती रही। फिर उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, हेलो, एक्सक्यूज मी, आप? जब उस अधेड़ उम्र की औरत ने यह सुना तो वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ की हाउसकीपर हूँ। आप मुझे रीटा बुला सकती हैं। ऐसा लगा कि जैसे रीटा को कुछ याद आया हो और वो बोली, ओह, ये मेरी खराब याददाश्त, मैं बिल्कुल भूल ही गई। मैं बस 1 मिनट में मिस्टर को बताकर आई। इससे पहले कि प्रिया रीटा की बात पर कुछ रिएक्ट कर पाती, वो बेडरूम से बाहर निकल चुकी थी। 5 मिनट बाद ही दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाजें आईं। प्रिया बता सकती थी कि वो रीटा के पैरों की आवाज नहीं थी। बाहर निकलते समय रीटा ने दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं किया था, इसलिए उन कदमों की आवाज सुनकर प्रिया ने अपना सिर उसी दिशा में घुमा लिया। अगले ही पल दरवाजे पर अभिनव दिखा। उसने व्हाइट लाउंज वेयर पहन रखा था। प्रिया आश्चर्य से थोड़ी देर तक अभिनव की ओर ही देखती रह गई। धीरे धीरे उसे समझ आया कि क्या हुआ। कल रात जो आदमी उसे यहाँ लाया था वो अभिनव था। तो इसका मतलब है कि बेहोश होने से पहले मुझे जो सपने दिख रहे थे वो सच थे। यह ख्याल उसके मन में एक पल के लिए आया ही था कि प्रिया ने उसे बिना किसी झिझक के नकार दिया। बेहोश होने से पहले उसने लेदर शूज देखे थे। हो सकता है कि वो सच था, पर जब उसने वो घबराई हुई आवाज प्रिया सुनी थी तब शायद वो कोई सपना ही देख रही होगी। इस बारे में ज्यादा सोचे बिना ही उसे पूरा विश्वास था। और वैसे भी अभिनव मेरे बारे में चिंता क्यों करेगा? अपने इन ख्यालों के बीच उसने एक बार फिर से दरवाजे से आते हुए कदमों की आवाज सुनी। फिर उसने रीटा को बहुत ही सम्मान भरे शब्दों में अभिनव को मिस्टर अभिनव कहते सुना। रीटा के आते ही प्रिया ने अपने होश संभाले। उसे यह समझने में कि अभिनव उसके बेड के पास आ गया है बहुत देर हो गई। जैसे जैसे वो पास आया, प्रिया बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और उसने बेडशीट को जोर से पकड़ लिया। मिस्टर अभिनव, मैं खाना ले आई हूँ, क्या मिस को खिला दूँ? यह सुनकर प्रिया को समझ आया कि रीटा के हाथों में खाने की एक ट्रे थी। अभिनव ने कुछ भी नहीं कहा। वो देखता रहा कि किस तरह से प्रिया ने बेडशीट को जोर से पकड़ रखा है और धीरे से रीटा को इशारे से हाँ कहा।
अभिनव के हाँ कहने पर रीटा बिस्तर के पास आई। उसने खाने की टेबल को बिस्तर के बगल में एक टेबल पर रखा। फिर उसने 2 तकियों को सिरहाने की तरफ रखा और एक कुर्सी लेकर बैठ गई। गर्म सूप को हिलाते हुए वो प्रिया से बोली, मिस, कल रात डॉक्टर विक्रम यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि आपको एक्यूट इंट्रोगैस्ट्राइटिस हुआ है, इसलिए उन्होंने आपको ड्रिप चढ़ाई है। तो कल रात मुझे अचानक से जो दर्द हुआ था वो एक्यूट इंट्रोगैस्ट्राइटिस के कारण था। रीटा के शब्दों को सुनकर प्रिया ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथों पर नजर डाली। उसके बाएं हाथ पर सच में एक सुई लगी हुई थी। विक्रम ने कहा है कि आप कुछ दिन तक हल्का खाना ही खाएं, इसलिए मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। प्लीज इसे पी लें, उसके बाद दवा लें। एक चम्मच सूप प्रिया के होठों की ओर बढ़ाया। प्रिया उस गाढ़े सफेद सूप की ओर देखती रही, पर उसने उसे पिया नहीं। उसके बजाय उसने अभिनव की ओर देखा और नम्रता से कहा, कल रात के लिए थैंक यू। उसने अभी भी कल रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे। प्रिया ने कवर हटाया और बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की। मिस, आप इतनी देर तक बेहोश थीं कि आपने ब्रेकफास्ट और लंच कुछ भी नहीं किया। आपका शरीर कमजोर है, इसलिए आपको पहले कुछ खा लेना चाहिए। आप थोड़ी देर में बिस्तर से बाहर आ सकती हैं। रीटा झट से बोल पड़ी। मैं ठीक हूँ, प्रिया ने रीटा से कहा। उसने फर्श पर अपने जूते देखे और झुककर उन्हें उठाने लगी। रीटा उसे रोकना चाहती थी। उसने जैसे ही कहा मिस, अभिनव जो कि अभी तक चुपचाप खड़ा था, रीटा से बोला, प्लीज आप बाहर जाइए। जी मिस्टर अभिनव। जब रीटा उठी तो अभिनव ने कहा, सूप मुझे दे दीजिए। रीटा ने जल्दी से दोनों हाथों से सूप अभिनव को दे दिया। अभिनव ने सूप अपने हाथों में ले लिया। बाहर जाते हुए रीटा ने दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव ने प्रिया की ओर देखा। थोड़ा पी लो, अगर तुम्हें भूख नहीं भी है तो भी थोड़ा पी लो। प्रिया ने अपने जूते पहन लिए और कुछ ऐसा कहा जिसका अभिनव की बात से कोई संबंध नहीं था। आई एम सॉरी, कल रात मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। अभिनव का चेहरा सीरियस हो गया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज सधी हुई थी। व्हाट्स रॉन्ग, तुम सूप नहीं पीना चाहती? रिजॉर्ट में उसने उससे बहुत कठोर और चुभने वाले शब्द कहे थे। इसके अलावा भी या तो उसने उससे कभी बात नहीं की थी या फिर बहुत कम शब्द ही बोले थे। 4 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने प्रिया से इतनी शांति से बात की थी। प्रिया को यह कुछ अजीब लगा। उसने चुपचाप अभिनव की ओर देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। प्रिया अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। फिर बोली, मैं अब पहले से बेहतर हूँ, तो मुझे अब चलना चाहिए। अभिनव ने अपने होठों को दबा लिया। प्रिया ने उसकी आंखों में उलझन देखी, पर जल्दी ही वो वापस शांत हो गई। वो वहाँ खड़ा रहा और उसने उसे जाने के लिए तैयार होते देखा। उसने कहा, तुम क्या खाना चाहती हो? मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे लिए वही बनवा देता हूँ। प्रिया को याद था कि अभिनव में कभी भी इतना पेशेंस नहीं था। अगर ऐसा कभी पहले हुआ होता तो उसमें शायद ही इतना पेशेंस होता कि वो अपने गुस्से को काबू में करके तुम्हें एक बार से ज्यादा मनाने की कोशिश करता। पर आज वो 3 बार ऐसा कर चुका था। प्रिया को थोड़ा शक हुआ। थोड़ी देर में वो धीरे से बोली, थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। प्रिया को लगा कि उसके ऐसा कहने के बाद उसके भाव बदल गए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया ने कोई आधे मिनट तक इंतजार किया, पर जब उसने देखा कि अभिनव कुछ नहीं बोल रहा तो उसने अपना बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हो गई। वो एक कदम बढ़ाने ही वाली थी कि अभिनव बोल उठा, हो सकता है कि तुम्हें भूख ना हो, पर कम से कम अपनी दवा तो ले लो। ऐसा कहकर अभिनव बेड साइड टेबल की ओर गया। अच्छा होता अगर अभिनव ने दवा की बात ना की होती, पर दवा का नाम सुनते ही प्रिया को याद आया कि उसका चेकअप कराने के लिए उसने पैसे खर्च किए होंगे। पैसों की बात उसके दिमाग से निकल गई थी, इसलिए वो जल्दी से बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल रात का मेडिकल बिल कितना था? यह सुनकर अभिनव का शरीर एक पल के लिए टेंस हो गया। फिर उसने झुककर सूप नीचे रख दिया, जैसे कि उसने प्रिया की बात सुनी ही ना हो। उसने पास ही रखा फोन उठाया और एक बटन दबाया। जैसा कि प्रिया को समझ आ गया था, अभिनव ने रीटा को कॉल किया था, 1 कप पानी ले आओ। फोन रखकर उसने बेड के किनारे रखी टेबल से एक बैग उठाया और उसमें से दवा का एक बॉक्स निकाला। उसने उसमें से एक गोली उठाई। उसी समय रीटा पानी लेकर वहां आ गई। अभिनव ने कप लिया और प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया मूर्ख नहीं थी।
यह बात सच थी कि अभिनव चाहता था कि वो दवा खाए, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो उसके साथ इतने अच्छे से क्यों बर्ताव कर रहा था। कल रात को उसे सड़क से उठाकर घर ले आया था। इतनी बात तो समझ में आती थी कि किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना ठीक था, पर अब जब वो जाग चुकी थी और वहां से जाना चाहती थी, तब उसे क्या खुश नहीं होना चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एपिसोड 14। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी वजह से प्रिया के मन में शनाया का ख्याल आया। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर बाद वो फिर से सोचने लगी, शनाया के बदले माफी मांग रहा हो। वो शनाया का बॉयफ्रेंड था। नेहा और टीना दोनों ने बताया था कि वो अभिनव के साथ रहने लगी थी। कल उसने उन दोनों को खुद अपनी आंखों से सुपरमार्केट के बाहर देखा था। रिजॉर्ट में शनाया ने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी कि पकड़े जाने पर उसने डॉर्म का रूम छोड़ दिया था। उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते वो नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्ती अपनी रूममेट्स के साथ इस तरह से खत्म हो जाए। तो हो सकता है इसलिए वो मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है। वो सोच रहा होगा कि कल रात उसने मेरी मदद की थी, तो हो सकता है इसलिए मैं पिछली बातों को भूलकर शनाया के साथ अच्छा बर्ताव करूं। प्रिया को पता था कि अभिनव उससे कितनी नफरत करता है। वो उसकी इतनी देखभाल यूं ही नहीं कर रहा होगा। वो इस बारे में जितना सोच रही थी उतना ही उसे अपनी बातें सही लग रही थी। अभिनव ने पानी का कप और दवा प्रिया को दी। उसने कुछ देर इंतजार किया और यह देखकर कि वो जमीन पर बस यूं ही घूरे जा रही थी, वो बोला, दवा खा लो। 1 सेकंड के बाद उसे अचानक से कुछ याद आया। वो रीटा की ओर मुड़ा और उससे बोला, रीटा, एक पेपर पर डॉक्टर विक्रम ने दवा खाने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो लिख दो और उसे बाद में इन्हें दे देना। इससे पहले कि रीटा हाँ बोल पाती, प्रिया के मुंह से यह शब्द निकल पड़े, इट्स ओके। प्रिया को ऐसा कहते सुनकर रीटा कुछ बोलते हुए रुक गई और उसने कंफ्यूज होकर अभिनव की ओर देखा। प्रिया को पता था कि रीटा अभिनव की ओर कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखेगी, इसलिए वो भी उसकी ओर मुड़ गई और एक बार फिर से बोली, सच में इट्स ओके। अभिनव ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी रहीं। फिर कुछ देर में उसने धीरे से पलकें झपकाई और एक बार फिर रीटा की ओर देखा। वो रीटा को इशारे से यह कहना चाहता था कि उसे जैसा कहा गया है वो वैसा करे। अचानक से प्रिया, जो चुपचाप बहुत देर से अभिनव के पास ही खड़ी थी, बोली, तुम्हें मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है। प्रिया के शब्दों ने अभिनव को कंफ्यूज कर दिया। उसने रीटा को कुछ कहने से पहले धीरे से मुड़कर प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने आगे बोलने की हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे पता है कि रिजॉर्ट में जो कुछ हुआ उसके कारण तुम मेरी देखभाल कर रहे हो। शनाया ने मेरे साथ जो कुछ किया, तुम उसकी माफी मांगना चाहते हो। अभिनव ने अपने होठों को जोर से दबा लिया। उसकी उंगलियां कांपने लगी और पानी का कप लिए हुए उसके हाथ सख्त हो गए। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। मैं उसे पता भी नहीं लगने दूंगी कि कल रात तुमने मेरी हेल्प की थी। प्रिया एक पल के लिए रुकी, फिर उसने जल्दी से अपना पर्स निकाला और उसमें से सारा कैश निकालकर उसके सामने रख दिया। ये पैसे रख लो, कल रात तुमने मेरा जो इलाज करवाया, शायद इनसे उसका खर्च पूरा हो जाएगा। कप को पकड़े हुए अभिनव का हाथ धीरे धीरे कांप रहा था। प्रिया को लगा कि शनाया शायद उस रात किसी और काम की वजह से वहां नहीं थी, पर अगर वो वापस आ गई तो? प्रिया वहां से जल्दी निकल जाना चाहती थी। उसे लगा कि अभिनव तो उसके हाथ के पैसे नहीं लेगा, इसलिए उसने उन्हें धीरे से बेड पर रख दिया और अभिनव को जाते जाते कहा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर शनाया आ गई तो बिना मतलब के कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रिया अपनी बात खत्म कर ही पाई थी कि अभिनव ने कप को जमीन पर जोर से पटक कर तोड़ दिया। कप टूटने की आवाज इतनी तेज हुई कि प्रिया का मुंह डर से बंद हो गया। वो कुछ कदम पीछे हटकर खुद को अभिनव से दूर कर लेना चाहती थी, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अभिनव अचानक से उसकी ओर बढ़ा। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और प्रिया को अपनी ओर खींच लिया। वो गुस्से में लग रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसमें से एक अजीब डरावनापन झलक रहा था। उसे इस तरह देखकर प्रिया अंदर तक हिल गई। उसने अपनी चुभती हुई आंखों से उसे इस तरह देखा मानो वो अपनी आंखों से प्रिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो बहुत जोर से सांस ले रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही सांस लेते रहने
के बाद उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ऐसा कहते हुए उसने अपनी पकड़ एकदम ढीली कर दी। उसने अपनी बात बीच में एकदम रोक दी। वो आगे अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि शनाया और उसके बीच में कुछ नहीं है। उसने कुछ कहने के लिए अपने होठों को कई बार हिलाया। वो इससे अच्छा कोई और बहाना नहीं ढूंढ पाया। ये पहली बार नहीं था कि उसने मुझे और शनाया को एक साथ जोड़ा था। असल में मैंने आज जो कुछ किया उसे उसने शनाया की ओर से मेरी माफी के रूप में देखा था। और उसने ये शनाया के वापस आने के बारे में क्या कहा? उसको ये सोचने का अधिकार किसने दिया कि शनाया मेरे साथ रहती है? वो जितना इस बारे में सोचता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और कांपती हुई उंगलियों से उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने गुस्से का घूंट पिया पर कुछ कहा नहीं और फिर गुस्से से उसे एक और फेंक दिया। प्रिया का शरीर मानो आंधी में पत्ते की तरह गिर गया। उसके शरीर में उससे लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो एक और गिर गई। उसका सिर लकड़ी की सॉलिड चेयर से टकरा गया। रीटा जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो भाग के प्रिया की ओर दौड़ी। मिस्टर अभिनव, मिस! पर रीटा ने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि अभिनव बोल उठा, उसकी चिंता मत करो, वो तो जाना ही चाहती है ना, उसे जाने दो। रीटा की उसके ऐसा कहने के बाद हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई और वो उसी जगह गड़ सी गई और प्रिया की ओर सिर्फ चिंता से देखती रही। कुछ पलों के बाद प्रिया ने खुद को संभाला और चुपचाप उठने की कोशिश की। उसने कुछ भी नहीं कहा, ना ही अभिनव की ओर देखा और उठकर खड़ी हो गई। जब वो अभिनव के करीब से होकर निकली तो उसने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली और रुक रुक कर कहने लगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मेरे बारे में कभी बात मत करना। प्रिया ने मुड़कर अभिनव की ओर देखा पर उसके चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। उसने थोड़ी ताकत लगाकर अपनी कलाई को उसकी पकड़ से छुड़ाया, मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसे इतना शांत और कूल देखकर अभिनव का गुस्सा घटने की जगह और भी बढ़ गया। उसने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो सके। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने बिस्तर पर प्रिया के लेटने से बने निशान देखे। प्रिया को बाहर जाते देखकर उसके दिल में एक कसक उठी। वो अपना आपा खो बैठा और रीटा के ऊपर चिल्लाया, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने जो कुछ भी छुआ है उसे रूम से बाहर ले जाकर फेंक दो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव को अपने आसपास कोई महसूस हुआ। उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। रीटा इतनी डर गई कि उसने जवाब में हाँ भी नहीं कहा। वो दौड़ती हुई बिस्तर के पास गई और जल्दी जल्दी बेडशीट और बिस्तर हटाने लगी। अभिनव बेडरूम में वैसे ही खड़ा रहा। तभी उसने कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। वो मुड़कर बाहर की ओर चल पड़ा और बगल वाले दरवाजे से स्टडी में पहुंचा और गुस्से से उसने दरवाजे को जोर से पटक कर बंद कर दिया। अभिनव अपनी डेस्क पर बैठा और उसने लैपटॉप ऑन किया। वो 2 मिनट तक उसकी स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। फिर उसने उसे भी जोर से बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुर्सी के पीछे की ओर झुककर वैसे ही थोड़ी देर पड़ा रहा। फिर वो झटके से उठा। उसने अपना फोन निकाला और कोई नंबर ढूंढने लगा। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया पर फिर उसने कोई नाम ढूंढकर एक मैसेज भेजा। अभिनव के अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले प्रिया को थोड़ी देर बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। बाहर आकर रोड के किनारे उसने थोड़ी देर तक टैक्सी ढूंढने की कोशिश की। तभी उसने किसी को जोर से आवाज लगाते सुना, प्रिया। प्रिया ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। रोड के दूसरी ओर टीना खड़ी थी। कल रात के पेट दर्द के बाद वो इसे टालना नहीं चाहती थी। टीना से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने पास के हॉस्पिटल जाना ठीक समझा। संयोग से टीना बिजी नहीं थी, तो जब उसने प्रिया के हॉस्पिटल जाने के बारे में सुना तो उसने खुशी खुशी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हॉस्पिटल से निकलते निकलते 4 बज चुके थे। प्रिया बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए डॉर्म में लौटने के बाद उसने दवा ली और सोने चली गई। जब वो उठी तो अंधेरा हो चुका था। उन्हें नहीं पता था कि नेहा कहाँ है। वहाँ केवल टीना ही थी। वो बिस्तर में घुस के कानों में हेडफोन लगाकर लेटी हुई थी। प्रिया को उस ओर देखे बिना ही पता था कि वो कोई गेम खेल रही होगी। प्रिया उठकर जब बाथरूम जाने लगी तभी टीना को पता चला कि वो उठ चुकी है। उसने अपने बाएं कान से ईयरफोन निकाला और कहा, प्रिया तुम उठ गई? प्रिया ने जवाब दिया। टीना ने टेबल की ओर इशारा किया। प्रिया तुम सोई थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मुझे लगा कि तुम्हारे उठने से पहले कैंटीन बंद हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आई हूँ।
प्रिया ने देखा कि उसकी टेबल पर खाने का कुछ सामान रखा हुआ था। उसने टीना को थैंक यू बोला। एपिसोड 15। प्रिया को सच में बहुत भूख लगी थी। बाथरूम से वापस आकर उसने चेयर खींची और बैठकर टीना का लाया हुआ खाना खाने लगी। देखने से तो वो कैंटीन का खाना लग रहा था, पर उसका स्वाद कुछ अलग था। आज वो और दिनों से बहुत ज्यादा टेस्टी था। प्रिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसने टीना की ओर घूमकर उससे पूछा, क्या तुम ये कैंटीन से ही लाई हो? हाँ, फोन देखते हुए टीना ने कहा। यह और दिनों से इतना अलग क्यों लग रहा है? सच में? टीना ने आश्चर्य से पूछा। थोड़ी देर में वो कुछ नहीं बोली, फिर उसने अपना फोन नीचे रख दिया। शायद उसका गेम खत्म हो गया था। प्रिया, तुम शायद बहुत भूखी हो, इसलिए तुम्हें यह कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। प्रिया को उसकी बात सही लगी। उसने कहा, हो सकता है। टीना बिस्तर से इस तरह बाहर आने लगी मानो कि वो प्रिया को कोई सीक्रेट बताने वाली हो। उसने एक चेयर प्रिया के पास खींची और उस पर बैठ गई और पूरी तरह सीरियस होकर बोली, प्रिया, गैस कर सकती हो? आज मुझे दोपहर में एक राज की बात पता चली। प्रिया ने टीना पर एक नजर डाली। क्योंकि उसके मुंह में खाना था, वो दबी हुई आवाज में बोली, बोलो, क्या पता चला? मुझे शनाया के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि अभिनव उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। अभिनव? प्रिया ने उसका नाम सुना तो उसे आज दिन में अभिनव के घर जो कुछ हुआ याद आ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी आंखें नीचे की और कुछ भी नहीं कहा। टीना अपनी ही धुन में थी और उसे जो पता चला था उसके बारे में आगे बोली। और तो और, वो कभी भी अभिनव की गर्लफ्रेंड नहीं थी। एक्चुअली वो हमारी क्लास के प्लेबॉय राहुल के साथ है, जो कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलता है। उसे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसा है। मुझे लगता है वो शनाया के साथ टाइम पास कर रहा है। यह बताते बताते टीना के मुंह से आहा निकल पड़ा, जैसे कि उसे कुछ समझ में आ गया हो। मुझे नहीं लगता कि शनाया और अभिनव के साथ रहने में कुछ अजीब था। अब मुझे समझ में आया, एक बार जब मैं सबके सामने अभिनव को उसका बॉयफ्रेंड कहने वाली थी तो उसने मुझे ऐसे कहने से रोक लिया था। उसने हमेशा खुद को उसका फ्रेंड ही कहा। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि उसने मुझे क्यों रोका, पर अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये उसका एक तरफा प्यार था। वो खुद को अभिनव की गर्लफ्रेंड कहती थी, तो इसका मतलब है कि शनाया और अभिनव कभी भी एक साथ नहीं थे। पर वो साथ थे या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? प्रिया एक पल के लिए रुकी और फिर चुपचाप अपना डिनर करती रही। रीटा 5वीं बार स्टडी रूम के दरवाजे पर आई। अभिनव खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। बाहर से आती लाइट्स में अभिनव हैंडसम और पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। मिस्टर अभिनव, क्या आप डिनर लेना पसंद करेंगे? पिछली 4 कोशिशों की तरह रीटा को जवाब में चुप्पी मिली। रीटा कुछ देर वहाँ खड़ी रही। उसने 11 बजे वापस आकर अभिनव से एक बार फिर पूछने की सोची। रीटा अभी वहाँ से गई नहीं थी कि तभी अभिनव का फोन बज उठा। रीटा अनजाने में ही अभिनव की ओर देखने लगी। उसने अपना फोन उठाया और उसे कान के पास ले गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो इसी फोन के इंतजार में खड़ा था। रीटा की आंखें बहुत तेज थीं। वैसे तो उन दोनों के बीच में बहुत दूरी थी, पर फिर भी उसने फोन के स्क्रीन पर एक नजर डाली। वैसे तो साफ साफ स्क्रीन पर लिखे शब्दों को नहीं पढ़ पाई, पर उसने देखा उसे कई मैसेजेस आए थे। वो मैसेजेस बहुत लंबे नहीं थे, बस कुछ ही शब्दों के थे। फिर भी वो थोड़े से शब्दों को बहुत सावधानी से देख रहा था, मानो कुछ छूट न जाए। रीटा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप स्टडी का दरवाजा बंद करती हुई बाहर आ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिनव टीना के भेजे हुए मैसेजेस को बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहा था। अभिनव, प्रिया हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक है। रूम में वापस आकर वो सो गई। उठकर उसने तुम्हारा भेजा हुआ डिनर कर लिया है। मैंने उसे शनाया के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जैसे कि तुमने मुझे करने को बोला था। प्रिया ने दवाई ली, शॉवर लिया, थोड़ी देर टीवी देखा और फिर सोने चली गई। क्योंकि उसने बहुत देर से स्क्रीन को टच नहीं किया था, इसलिए फोन अपने आप लॉक हो गया। अभिनव फोन की ओर देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कि उसे कुछ महसूस ना हो रहा हो। कुछ देर बाद उसका फोन दोबारा बजा। उसकी स्क्रीन जल उठी। बंद स्क्रीन पे ही उसने नोटिफिकेशन देखा। एक बार फिर टीना का मैसेज आया था, अभिनव, तुम प्रिया का इतना ख्याल क्यों रखते हो? क्यों? अभिनव बहुत देर तक इस शब्द को देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। खिड़की के बाहर उसने जलते हुए सैकड़ों बल्ब देखे।
कुछ दिनों से यह शब्द बार बार उसकी जिंदगी में गूंज रहा था। कुछ दिनों पहले जब वो रिजॉर्ट में विशाल से मिला था और जब उसे पता चला कि उसने बी फिल्म में एडमिशन लिया है, तब विशाल ने भी उससे पूछा था, अभिनव, तुमने ऐसा क्यों किया? कल वर्ल्ड होटल में भी अमर ने उससे कहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने अपना इतना ब्राइट फ्यूचर और इतनी अपॉर्चुनिटी छोड़कर एक बार फिर से शुरुआत क्यों की? विशाल और अमर, एक ने उसे पागल कहा, दूसरे ने उसे डिप्रेस्ड। अमर ने तो उसे यहाँ तक कहा कि एक दिन उसे अपने डिसीजन पे पछतावा होगा। पर वो यह बात कैसे समझ सकते थे? ना तो वो पागल था, ना ही वो डिप्रेस्ड। वो ठीक से जानता था कि वो क्या कर रहा है। अगर वो अभी भी फिल्म में ना होता तो शायद वो एक दिन जरूर पछताता। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ऑफर, लिस्टेड कंपनी में सीईओ का ऑफर, अपनी खुद की कंपनी अभिनव एंटरप्राइजेस, सब कुछ छोड़कर क्या फर्क पड़ता है कि मेरे आगे एक ब्राइट फ्यूचर था। उसे यह सब कुछ नहीं चाहिए था। वो बस यह चाहता था कि वो वहाँ रहे जहाँ वो उसे रोज देख सके। जब तक तुम मेरी नजरों के सामने हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसको देख पाना ही मेरे लिए सब कुछ है। अभिनव ने खिड़की के बाहर देखा। इतने सालों से उसके मन में बस एक ही बात थी, जब तक वो उसे देख सकता है उतना ही उसके लिए काफी है। इतने सालों में उसने यह कभी भी नहीं सोचा कि वो उसकी हो जाए। वो बहुत खुशनसीब था कि 4 साल पहले किस्मत ने उन दोनों को कुछ इस तरह मिला दिया था। अभिनव को बहुत अच्छे से याद था कि वो 1 जून कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के 1 हफ्ते पहले का दिन था। अभिनव के मन में 4 साल पहले की वो तस्वीरें एक बार फिर वापस लौट आईं। वीकेंड का दिन था। दोपहर या शाम को कोई क्लासेस नहीं थी। क्लास प्रेसिडेंट की परमिशन से क्लास काउंसिल ने सीनियर हाई स्कूल के खत्म होने की एक डिनर पार्टी रखी थी। शुरू में टीचर्स भी थे तो किसी ने कुछ नहीं पिया, पर जैसे ही वो चले गए, पार्टी में क्लास के लड़कों ने वेटर से बियर मंगवा ली। फेयरवेल तो सैड ही होते हैं। हाथों में बियर लिए हुए क्लासमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को नहीं रोक पाए। सब सारे गिले शिकवे मिटाकर पिछले 3 सालों की अच्छी यादों को जीने लगे। उनकी बियर जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी। पार्टी खत्म होने तक सबने बहुत ज्यादा पी ली थी। क्लास के लड़कों का पी पी के बुरा हाल था, पर फिर भी वो पिए ही जा रहे थे। उसका सर घूम रहा था और उसे डर था कि उसे ब्लैकआउट हो जाएगा। इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर रूम से निकलकर बाथरूम में चला गया। उसने अपना मुंह धोया, जिससे उसे लगा कि वो थोड़ा होश में आया। वो हॉलवे में खड़ा हुआ और उसने एक सिगरेट निकाली। वो सिगरेट जलाने ही वाला था कि उसने लेडीज रूम से प्रिया को बाहर निकलते हुए देखा। उसकी उंगलियां लाइटर पर रुक गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, प्रिया उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने भी बहुत पी रखी थी और वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसका शरीर एक ओर से दूसरी ओर झूम रहा था। उसे डर था कि कहीं वो गिर ना पड़े, इसलिए उसे सहारा देने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब वो थोड़ी संभली तो उसने अपना चेहरा अभिनव के सामने किया। वो उसे ऊपर से नीचे इस तरह देख रही थी मानो पहचानना चाहती हो कि वो कौन था। उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी। वो हंसी और एक हिचकी के साथ उसके मुंह से निकला, अभी। वो समझ गया कि वो होश में नहीं है। रेस्टोरेंट के ऊपर ही होटल था। एक वेटर की हेल्प से उसने एक रूम बुक किया। उसने एक हाथ से रूम की चाबी ली और उसे ऊपर ले गया। उसने उसे बिस्तर पर रखा, चादर से ढका और जाने लगा। नशे की हालत में प्रिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया और खींचकर उसे गले लगा लिया। उसने कई बार उसके हाथों को हटाने की कोशिश की, पर ऐसा करने में नाकाम रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उसे कोई चोट न लग जाए, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया। वो पहली बार उसके इतने करीब आया था। उसने उसे छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी और खुद को पकड़े रहने दिया। उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचा। उसे लगा कि ज्यादा से ज्यादा वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ पूरे कपड़ों में लेटे रहेंगे। उसने उसकी सेक्स अपील को कम आंका था और उसने उसके सामने अपने सेल्फ कंट्रोल को भी कुछ ज्यादा ही आंका था। उसे याद नहीं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्योंकि उसने भी उतनी ही पी थी जितनी प्रिया ने। शायद पहला कदम उसने बढ़ाया था।
उसने उसके गले पर धीरे धीरे हाथ फिराया या उसके कमर को पकड़कर। शायद यह सब प्रिया ने शुरू किया था। शायद दोनों ही उस समय एक दूसरे से कुछ चाहते थे। थोड़ी ही देर में उनके शरीरों पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। उस पल में प्रिया को इस हालत में देखकर वो खुद को काबू कैसे कर पाता। उसके गोरे और बिना कपड़ों के बदन को देखकर वो खुद को रोक न सका। बिना किसी झिझक के उसने उसके होठों को बेतहाशा किस करना शुरू कर दिया। अब तक तो वो दोनों बहुत शांत थे, लेकिन प्यार के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते ही प्रिया को कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। एपिसोड 16। वो अचानक से रुक गया और उसने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। बेहद कोमलता से उसने सिर्फ उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर किस किया। उसे ऐसा लगा कि यह सब एक खूबसूरत सपना था, एक बेहद खूबसूरत सपना। सब कुछ हो जाने के बाद वो वहीं लेट गया, मानो जो कुछ हुआ उसे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो बहुत देर तक उसके पास ही लेटा रहा। फिर उसने सीधे उसके चेहरे की ओर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा उससे बस कुछ इंच दूर था, पर फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर उसको प्यार से छुआ। उसकी उंगलियों ने उसके सॉफ्ट स्किन को छुआ और तब उसे लगा कि ये सब सपना नहीं, सच था। उस एक पल में वो उसे बहुत प्यार से देखता रहा और खुशी से भर गया। वो खुद को उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी उंगलियों को अपने होठों पर लगाने से रोक न सका। वो उन्हें प्यार से चूम रहा था और धीरे धीरे काट रहा था। उसके इस तरह प्यार करने से प्रिया का शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसका नशा पूरी तरह से उतरा नहीं था, पर उस नशे की हालत में भी उसकी काली आंखें कमरे की रोशनी में चमक रही थी। अभिनव इस नशे में डूबी आंखों से उसे देख रहा था। उसे उसकी आंखों में खुद की परछाई दिख रही थी। उसे याद नहीं कि वो एक दूसरे को कितनी देर तक यूं ही घूरते रहे, पर उनके शरीर गर्म हो गए थे। उनके शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। एक बार फिर उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके होठों को किस करने लगा। प्रिया ने भी छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की और दोनों एक बार फिर प्यार में डूब गए। इस बार प्रिया भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल थी। पहली बार की तुलना में दूसरी बार यह कुछ ज्यादा ही देर तक चला और बहुत ही पागलपन भरा था। कुछ देर बाद अभिनव अचानक से रुक गया और उसे बहुत देर तक निहारता रहा। फिर वो उसके जोर से सांस लेते शरीर से हटकर एक और लेट गया। वो बुरी तरह थक गई थी। जैसे ही उन्होंने सब कुछ खत्म किया, उसने आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। पर अभिनव को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। वो पूरी तरह से जागा हुआ था। कमरे की हवा में उनके शरीरों की खुशबू फैल गई। हर एक सांस अंदर लेने में उसे लगता था मानो उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए हों। गर्मी का मौसम था, इसलिए उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, पर फिर भी उसे ऐसा लगता था मानो उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ हो। उसे ऐसा लगता था मानो उसके पूरे शरीर से ठंडी हवाएं टकरा रही हों। वो कमरे में बहुत देर तक नहीं रहा। वो झट से बिस्तर से बाहर निकला, शॉवर लिया, कपड़े पहने और चला गया। सेकंड फ्लोर से उसके क्लासमेट्स पहले ही जा चुके थे। रात में सड़क पर अकेला वो खड़ा होकर स्ट्रीट लाइट को देखता रहा। उसके कानों में प्रिया की धीमी प्यारी आवाज अभी भी गूंज रही थी। बालकनी में खड़े होकर अभिनव अतीत की उन बातों में खो गया था। वो अपने ख्यालों से निकलकर वापस आया। उसने अपने आप को उन बातों के बारे में सोचने से रोक लिया। 4 साल बीत जाने के बाद भी उसमें अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रात उसके कहे शब्दों को याद कर सके। पर फिर भी उस रात जो कुछ भी हुआ, उसे याद करने से ही उसके दिल में एक कसक उठ जाती है। तुम्हें पता है, इतने सालों में मैंने सिर्फ एक बार ही किसी को इतने करीब से देखा है। उसे पता नहीं है, पर धीरे धीरे मैं खुद को उससे बहुत करीब महसूस करता हूँ। शायद वो अभिनव के घर में बहुत देर तक थी, इसलिए डॉर्म में वापस आकर वो दोबारा सो गई। अगले दिन प्रिया सुबह होने से पहले ही उठ गई। वो डॉर्म में किसी और को नहीं जगाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही और अपने फोन पर कुछ करती रही।
वो फोन में कुछ पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने आर्टिकल पर पड़ी। डायरेक्टर लकी वर्मा ने अपनी नई मूवी के लिए कास्टिंग शुरू कर दी है। प्रिया को 4 साल पहले हुई बातें फिर से याद आ गई और इस वजह से वो अपनी मुट्ठियों को जोर से बांधने से ना रोक पाई। 4 साल पहले अभिनव के कारण वो चंडीगढ़ से जैसा उसने सोचा था उससे पहले ही दिल्ली वापस आ गई। इसका उससे कुछ फायदा भी हुआ। जिस दिन वो दिल्ली वापस आई उसी दिन उसे एयरपोर्ट पर एक टैलेंट स्काउट मिला। पहले तो उसे लगा कि वो कोई फेक है, पर एक हफ्ते बाद उसने सच में उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए कॉल किया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद गर्मियों की छुट्टी में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और उसे एक्टिंग करना इतना पसंद था कि उसने अपनी कॉलेज एप्लीकेशन में बी फिल्म में एडमिशन के लिए भी फॉर्म भर दिया। तो स्क्रीन टेस्ट के लिए उसने फोन पर ही हामी भर दी। स्क्रीन टेस्ट देने के बाद प्रिया घर चली गई। अगले दिन उसे प्रोडक्शन टीम से एक कॉल आया। उसे बताया गया कि डायरेक्टर ने उसे इनफाइनाइट ग्रेस के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुना है। तो इस तरह उसने अपने सेमेस्टर का पहला महीना प्रोडक्शन सेट पर बिताया। नवंबर में इनफाइनाइट ग्रेस पूरे देश में रिलीज किया गया। जाने माने डायरेक्टर और इस मूवी की ए लिस्ट के मेल और फीमेल सेलिब्रिटीज पूरे देश में फेमस हो गए। ऑफ कोर्स सपोर्टिंग फीमेल एक्ट्रेस के लिए भी फेमस होना आश्चर्य की बात नहीं थी। किसी ने कहा कि उसके जैसे खूबसूरत चेहरे 10 साल में एक बार आते हैं। किसी और ने कहा कि उसके अंदर एक्टिंग का नेचुरल टैलेंट है। उसकी हर मुस्कुराहट और हर एक्सप्रेशन एक्टिंग ही लगता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगली क्वीन प्रिया ही होने वाली है। यूं कहें तो वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। नवंबर के अंत तक उसे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की हिस्टोरिकल शो द क्वींस के लिए फीमेल लीड का ऑफर आ गया। सेकेंड ईयर के अप्रैल तक क्वीन एक पॉपुलर शो बन गया था। बतौर फीमेल लीड उसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कमर्शियल्स, एंडोर्समेंट्स, टेलीविजन ड्रामा, एक के बाद एक कई ऑफर आ रहे थे। यहाँ तक कि उसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऑफर भी आने लगे जो उसके लिए ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उस समय उसका फ्यूचर लिमिटलेस था। उसके पास इज्जत थी और उसका करियर सक्सेसफुल था। पर उसी समय जब उसने अपने खुद के एक ऑफिस के लिए नेगोशिएशंस पूरे किए और खुद का नाम बनाकर एक नई फिल्म साइन ही की थी कि अचानक एक कार एक्सीडेंट में वो घायल हो गई और 3 साल के लिए कोमा में चली गई। वैसे तो उस समय वो फेमस तो हो गई थी पर इंडस्ट्री में नई थी। उसने अभी इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए नहीं थे और वैसे भी इंडस्ट्री में न्यूकमर्स की कोई कमी नहीं रहती। तो बीते दिनों की उसकी शोहरत कुछ ही दिनों में उसके कोमा में जाने के साथ ही गायब हो गई। प्रिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक उभरता सितारा एक पल में गायब हो गया और जब वो वापस होश में आई तो वापस स्कूल के रास्ते कॉलेज पहुंचने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह ख्याल आते ही प्रिया ने धीरे से पलकों को झपकाया। पिछले आधे साल में वो एक मौके की तलाश कर रही थी, एक ऐसे मौके की जिससे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बार फिर से अपनी जगह बना सके। उसे लगा कि यह उसका मौका हो सकता है। लकी वर्मा इनफाइनाइट ग्रेस का डायरेक्टर था। उसके पास उसका कांटेक्ट नंबर था, पर 3 सालों बाद शायद वो उसके बारे में भूल भी गया होगा। उसे डर था कि कहीं उसके इस तरह से फोन करने पर वो उससे बात भी नहीं करना चाहेगा। प्रिया बहुत देर तक इस बारे में सोचती रही। फिर उसने अपने टाइम टेबल पर नजर डाली। दोपहर में उसकी कोई क्लास नहीं थी। उसने डायरेक्टर लकी के ऑफिस जाकर उससे पर्सनली मिलने के बारे में सोचा। डायरेक्टर लकी के ऑफिस पहुंचते पहुंचते प्रिया को 3 बज चुके थे। उसके पास लकी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो लॉबी में पहुंची एक यंग खूबसूरत लड़की ने उसे फ्रंट डेस्क पर रोक लिया। मैम, क्या मैं जान सकती हूँ आप किससे मिलने आई हैं? डायरेक्टर लकी वर्मा से, प्रिया ने जवाब दिया। फ्रंट डेस्क पर बैठी उस लड़की ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। थोड़ी देर चुपचाप कुछ बातें करने के बाद उसने फोन रख दिया। उसने प्रिया की ओर पोलाइटली मुस्कुरा कर देखा और कहा, मिस, आई एम सॉरी, डायरेक्टर लकी वर्मा ऑफिस में नहीं है। डायरेक्टर लकी ऑफिस में नहीं है? प्रिया कुछ देर वहाँ खड़ी रही और कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपना सवाल बदला। एक्सक्यूज मी, क्या शरद अग्रवाल अभी भी डायरेक्टर लकी के असिस्टेंट हैं? शरद प्रिया के असिस्टेंट से पहले डायरेक्टर लकी के साथ काम कर रहे थे। जब वो इन्फिनिटी ग्रेस के सेट पर थी तो प्रिया उससे काफी क्लोज थी। हाँ, क्या वो ऑफिस में है? हाँ मैम,
प्लीज वेट। उस लेडी ने एक बार फिर फोन उठाया। असिस्टेंट शरद यहाँ। वो लेडी कुछ देर के लिए रुकी और उसने प्रिया की ओर देखा। इससे पहले कि वो उसका नाम पूछ पाती, प्रिया बोली। प्रिया। फ्रंट डेस्क पर बैठी लेडी ने फोन पर बात करते हुए आगे कहा, मिस प्रिया आपसे मिलना चाहती हैं। शरद ने उसे फोन पर क्या कहा उसे यह समझ में नहीं आया, पर उस लेडी ने जवाब में ठीक है कहा और फोन रख दिया। फिर वो प्रिया को लेकर एलिवेटर्स के पास आई और बोली, असिस्टेंट शरद 7th फ्लोर पर है। प्रिया एलिवेटर में गई और जब पहले फ्लोर पर पहुंची तो एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। अचानक से उसके सामने शरद खड़ा था। 4 साल बाद शरद बड़ा दिखने लगा था। वो उसे भूला नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने प्रिया को देखा वो खुशी से चीखा, प्रिया। वो उसे अपने ऑफिस ले गया। क्योंकि शरद इंडस्ट्री में बहुत सालों से था, इसलिए वो जानता था कि प्रिया उसके पास जरूर किसी काम से आई थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद उसने प्रिया से पूछा, तुम यहाँ डायरेक्टर लकी की नई मूवी के लिए आई हो, है ना? हाँ, प्रिया ने बिना छुपाए साफ साफ कह दिया। मैंने आज न्यूज में देखा कि डायरेक्टर लकी अपनी नई मूवी के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ चली आई। प्रिया को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरद अभी भी सेंटिमेंटल आदमी था। उसकी बातें सुनने के बाद वो यह कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, प्रिया तुम जानती हो मैं लोगों को कास्ट करने का काम नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि लकी की मूवी तुम्हें मिल जाएगी। सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसके लिए अपनी खुद की जगह बना पाती हो या नहीं। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोला, देखो ऐसा है, आज रात मैं लकी से मिलने वाला हूँ और मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा। सही समय आने पर आई विल कॉल यू। फिर ऐसा कहकर शरद ने ऐसे बोला जैसे उसे कुछ याद आया हो। ओह राइट, तुम्हारा नंबर क्या है? प्रिया ने उसे थैंक्स बोला और अपना नंबर दे दिया। शरद का फोन लगातार बज रहा था और यह देखकर प्रिया को लगा कि शायद वो बहुत बिजी है, इसलिए उसने उसे गुड बाय कहा और वहाँ से चल पड़ी। ऑफिस से बाहर आकर प्रिया एलिवेटर की तरफ गई। तभी उसने किसी को उसे धीमी आवाज में पुकारते सुना, प्रिया। प्रिया एकदम ठहर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक खूबसूरत चेहरा वहाँ खड़ा था। यह कोई ऐसा इंसान था जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर अभिनव के बाद कोई दूसरा इंसान था जिसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी तो यह वही लड़की थी। उसका नाम कृतिका था। चंडीगढ़ से बी फिल्म तक वो उसे पिछले 10 सालों से जानती थी।